जय हिंद दोस्तों, स्टडी टेक में आपका स्वागत है। बिल्कुल। और आज के इस बहुत ही खास गहरे विश्लेषण में व्याकरण की वो जो मोटी मोटी किताबें होती हैं उन्हें देखकर कैसा लगता है। बिल्कुल, वो तत्सम और तद्भव शब्दों की लंबी चौड़ी लिस्ट, मतलब उन्हें देखकर तो अच्छे भलों का दिमाग सुन्न हो जाता है। हाँ, एकदम ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी डिक्शनरी रटनी पड़ेगी, अ से लेकर ज्ञ तक बस रटते जाओ और फिर परीक्षा हॉल में जाकर सब कुछ आपस में उलझ जाता है। और मजे की बात यह है कि रटने की कोई जरूरत है ही नहीं। भाषा कोई मशीन नहीं है ना। सही कहा। और इसीलिए आज के इस विस्तृत चर्चा का हमारा जो मिशन है वो इस रटने की बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करना है। हमारे पास जो स्रोत है उन्होंने इसका ऐसा शानदार पोस्टमार्टम किया है कि मजा आ जाएगा। बिल्कुल। आज हम उन 5 देसी ट्रिक्स या जादुई नियमों पर बात करेंगे, जिनसे बस 1 सेकंड में, हाँ, बस शब्द देखकर ही पता चल जाएगा कि वो तत्सम है या तद्भव। तो चलिए फिर सबसे पहले इन दोनों शब्दों का ही थोड़ा ऑपरेशन कर लेते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं इसे एक बहुत ही मजेदार तरीके से देखती हूँ। अच्छा, वो कैसे? देखिए, तत्सम जो है ना वो किसी भव्य शादी में पहने जाने वाले उस भारी भरकम सूट या कसी हुई शेरवानी की तरह है। एकदम राजसी, भव्य, लेकिन सांस लेना थोड़ा मुश्किल होता है उसमें। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है। तत्सम मतलब तत् प्लस सम, यानी उसके समान। जो शब्द सीधे संस्कृत से आए और एकदम शुद्ध हैं, वो आपकी उस शेरवानी की तरह ही हैं, पंडित जी वाले भारी शब्द। हाँ, और दूसरी तरफ है हमारा तद्भव, मतलब घर में पहना जाने वाला एकदम आरामदायक घिसा हुआ पजामा। बिल्कुल, तद्भव यानी तद प्लस भव, उससे उत्पन्न हुआ। मतलब संस्कृत की उस भारी शेरवानी को पीढ़ियों ने आम बोलचाल में घिस घिस कर, उसके कड़े कॉलर तोड़कर उसे एकदम देसी और आरामदायक पजामा बना दिया। ये सफर सच में बहुत दिलचस्प है। लेकिन सवाल ये है कि ये शेरवानी वाले भारी शब्द आखिर रोजमर्रा के पजामे में बदलते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है हमारी ध्वनियों के सरलीकरण में। इंसान स्वभाव से ही थोड़ा आलसी या कहें सुविधाभोगी होता है। और यहीं से हमारा पहला नियम आता है, क्ष का नियम। क्ष मतलब वो क्षत्रिय वाला क्ष। हाँ, वही। नियम ये है कि जहां भी आपको किसी शब्द में क्ष दिख जाए तो 99.9% तय है कि वो शब्द तत्सम ही होगा। अच्छा, और तद्भव बनते समय इसका क्या होता है? तद्भव में ये क्ष बदलकर ख या छ हो जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि क्ष बोलना बहुत मुश्किल है। ये एक संयुक्त व्यंजन है, आधा क और श से मिलकर बनता है। इसे बोलने के लिए गले से क की आवाज निकालनी पड़ती है और उसी सेकंड जीभ को तालू पर ले जाकर घर्षण करना होता है। अरे बाप रे, ये तो सच में जीभ की जिम्नास्टिक है। बिल्कुल। अब आम आदमी खेत में काम कर रहा है तो वो इतनी कसरत क्यों करेगा? उसने अपनी सुविधा के लिए इसे सीधे ख या छ बना दिया। हाँ, जो सीधे गले से निकल आते हैं। जैसे संस्कृत का शब्द है क्षीर, तो वो बोलते बोलते बन गया खीर। एकदम सही। क्षेत्र बन गया खेत, अक्षर बन गया अच्छर या फिर आखर। और वो डरावना सा शब्द मक्षिका, वो बेचारी आम बोलचाल में मक्खी बन गई। और गन्ने को संस्कृत में कहते हैं इक्षु। अब इक्षु बोलकर देखिए, होंठ और गले को कितनी तकलीफ होती है। हाँ, सच में। तो लोगों ने सीधा ईख बोलना शुरू कर दिया। ईख बोलो और गन्ने का रस पियो, इतनी मेहनत क्या करनी। बिल्कुल। और यही शारीरिक सुविधा हमारी दूसरी ट्रिक का भी आधार है। नियम नंबर 2, व और ब की लड़ाई। व और ब, मतलब तत्सम में व होता है। हाँ, तत्सम शब्दों में हमेशा व यानी अंग्रेजी के वी वाला साउंड होता है, जो घिसकर तद्भव में ब यानी बी बन जाता है। लेकिन एक बात बताइए, ये दोनों तो बोलने में लगभग एक जैसे ही लगते हैं ना? फिर व को ब बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन व बोलने में भी काफी मेहनत है। व को भाषा विज्ञान में दंतोष्ठ कहते हैं। मतलब निचले होंठ को ऊपर के दांतों से हल्का सा छुआकर हवा निकालनी पड़ती है। अच्छा, एक सचेत प्रयास करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ब बोलने के लिए बस दोनों होंठों को आपस में टकराना है। पापा, बाबा, एकदम प्राकृतिक। तो इसीलिए वानर बन गया बंदर, बिल्कुल। विवाह हो गया ब्याह, वर्षा बन गई बरसात। और विद्युत बन गई बिजली। और एक शब्द है जो परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, वधू। हाँ, वधू बन गई बहू। मतलब अगर शादी का कार्ड छपेगा तो भारी भरकम वधू लिखा जाएगा, लेकिन घर में तो उसे बहू ही बुलाया जाएगा। वही शेरवानी और पजामे वाली बात आ गई फिर से। लेकिन
सिर्फ होठों की कसरत कम करने से तो काम चला नहीं होगा, जीभ को भी तो आराम चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। और यहीं से आता है हमारा तीसरा नियम, शलगम वाले श का देसी रूप। मतलब जो तालव्य श होता है। हाँ, तत्सम का वो भारी श तद्भव में आकर सपेरा वाले आसान स में बदल जाता है। श बोलने के लिए जीभ को तालू के पास ले जाकर दबाव बनाना पड़ता है, गर्म हवा निकालनी पड़ती है। जो कि काफी थकाने वाला है। सही कहा। तो लोगों ने इसे साधारण स बना दिया, जिसके लिए जीभ को बस दांतों के पीछे रखना होता है। तो इसके उदाहरण तो बहुत मजेदार होंगे, जैसे श्यामल। कितना साहित्यिक शब्द है, लेकिन आम बोलचाल में ये सांवला बन गया। एकदम सही। शाक बन गया साग, शलाका बन गई सलाई। और वो जो मुश्किल सा शब्द है श्रृंग, वो तो सीधा सींग बन गया होगा, क्योंकि कोई किसान खेत में अपने बैल के लिए श्रृंग तो नहीं चिल्लाएगा ना। बिल्कुल नहीं। और श्वसुर को ही देख लीजिए, श्वसुर बन गया ससुर। अरे हाँ, श्वसुर बोलने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई जटिल वैदिक मंत्र पढ़ रहे हो। आधा श फिर व फिर स। बाप रे। ससुर एकदम सीधा और सपाट है। और जब हम डरावने वैदिक मंत्रों की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए अपने चौथे नियम पर चलते हैं। ये नियम देखने में सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है। मुझे लग रहा है आप उन मात्राओं की बात कर रहे हैं जो गणित की किसी फॉर्मूले जैसी दिखती हैं। बिल्कुल। री की मात्रा और र के आधे रूप। नियम यह है कि जहां भी री की मात्रा दिखे, जैसे क्री या घ्री, या र का आधा रूप उड़ने वाले रेफ या पैर में लगने वाले पदेन के रूप में दिखे, तो वो 100% तत्सम होगा। एकदम 100%। तद्भव में ये सारी जटिल मात्राएं पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। अच्छा, मतलब लोग उन्हें सीधा उड़ाई देते हैं। हाँ, क्योंकि जब दो व्यंजन बिना किसी स्वर के आते हैं तो बोलने की रफ्तार टूट जाती है। वो बातचीत में एक स्पीड ब्रेकर की तरह होते हैं। जैसे आम्र, म के तुरंत बाद र बोलना पड़ता है। तो लोगों ने स्पीड ब्रेकर हटा दिया और वो सीधा आम बन गया। बिल्कुल। भ्राता बन गया भाई, घृत बन गया घी। और वो शब्द जो परीक्षाओं में बहुत आता है, कर्पूर, प के ऊपर र उड़ रहा है, वो घिसकर बेचारा सीधा साधा कपूर बन गया। हाँ, क्योंकि बाजार में व्यापारी के पास कर्पूर चिल्लाने का समय थोड़ी है। और यहीं पर मैं एक और खास शब्द बताना चाहूंगा, श्रृंगार। इसकी तो शुद्ध वर्तनी भी बहुत पूछी जाती है ना एग्जाम्स में। बहुत ज्यादा। लोग अक्सर श में री की मात्रा के साथ एक एक्स्ट्रा र भी लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। खैर, जब आम जनता ने इसे अपनाया तो इसका सारा दिखावा हटाकर इसे सीधा सिंगार बना दिया। मतलब कुल मिला के लॉजिक ये है कि अगर शब्द में बहुत ज्यादा सजावट है, मात्राओं का जाल है, तो वो तत्सम है, और अगर शब्द सीधा पानी की तरह बह जाए तो तद्भव। एकदम सटीक परिभाषा है ये। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या कोई ऐसा नियम है जिसका कोई अपवाद ही ना हो? मतलब अगर कोई परीक्षा हॉल में फंस जाए तो कोई ऐसी ट्रिक है जो कभी फेल ना हो? है ना? हमारे स्रोतों में एक बहुत बड़े ब्रह्मास्त्र का जिक्र है। नियम नंबर 5, चंद्रबिंदु का ब्रह्मास्त्र। चंद्र बिंदु, जो चांद वाली बिंदी होती है। हाँ, इसे हमेशा के लिए दिमाग में छाप लेना चाहिए। जिस भी शब्द के ऊपर चंद्रबिंदु, वो स्माइली वाला चिन्ह दिख जाए, वो हमेशा और हमेशा तद्भव ही होगा। रुकिए, एकदम पक्का। क्या इसका एक भी अपवाद नहीं है? अगर कोई शब्द एकदम पुराना और संस्कृत जैसा लग रहा हो तब भी? तब भी वो तद्भव ही होगा। ये ट्रिक कभी धोखा नहीं देती। और इसके पीछे बहुत ही ठोस ऐतिहासिक कारण है। अच्छा, वो क्या? बात यह है कि जब संस्कृत भाषा अपने चरम पर थी, तब चंद्रबिंदु जैसी कोई लिपि या ध्वनि थी ही नहीं। अरे, मतलब संस्कृत में चंद्रबिंदु था ही नहीं? बिल्कुल नहीं। संस्कृत में सिर्फ अनुस्वार यानी बिंदी का प्रयोग होता था। चंद्रबिंदु तो बहुत बाद में हमारी प्राकृत और क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित हुआ। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। मतलब हवा को एक साथ नाक और मुंह से निकालना हमारी अपनी देसी खोज है। हाँ, इसीलिए चंद्रबिंदु वाला शब्द संस्कृत का हो ही नहीं सकता। जैसे तत्सम था चंद्र, वो बन गया चांद। मुख बन गया मुंह, ग्राम हो गया गांव। दंत हो गया दांत, और कूप घिसकर हो गया कुआं। जहां चंद्रबिंदु दिखे, आंख बंद करके उसे तद्भव या हिंदी का शब्द मान लीजिए। ये तो सच में ब्रह्मास्त्र है। इससे तो 2-3 सवाल पक्के सही हो जाएंगे। अच्छा, मैंने स्रोतों में एक बोनस नियम भी देखा था, त्र वाला। हाँ, एक छोटी सी बोनस ट्रिक है। अगर शब्द में त्र है तो वो अक्सर तत्सम होता है, और तद्भव में वो त्र टूटकर सिर्फ त रह जाता है। जैसे रात्रि का रात बन जाना। बिल्कुल। राजपुत्र बन गया राजपूत, और मित्र बन गया मीत। क्या बात है! सारे नियम तो एकदम जादुई हैं। लेकिन देखिए, नियम तो अपनी जगह है, पर परीक्षाओं का मिजाज थोड़ा अलग होता है। हाँ, वो तो है। पेपर बनाने वाले कुछ ऐसे खतरनाक शब्द लाते हैं
जो सदियों में इतना बदल चुके हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं यूपी एग्जाम्स के सबसे महत्वपूर्ण शब्दों का। चलिए, मैं तैयार हूँ। तो पहला शब्द जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, गोधूम। इसका तद्भव है गेहूं। गोधूम से गेहूं का सफर तो सच में हैरान करने वाला है। बिल्कुल। गोधूम में जो ध था, वो बोलते बोलते ह बन गया, और जो म की ध्वनि थी, वो नाक से होते हुए चंद्र बिंदु में बदल गई। गोधूम से गोहूम और फिर बन गया गेहूं। पूरा का पूरा इवोल्यूशन है ये तो। हाँ। अच्छा, अगला शब्द है पर्यंक। हाँ, पर्यंक का मतलब है सोने का स्थान। अब इसमें प के बाद र है, फिर य है और फिर क है। आम आदमी जब थक कर सोने जाएगा तो वो पर्यंक बोलने की एक कसरत क्यों करेगा? सही बात है। तो र और य का गुच्छा घिस कर ल बन गया और ये बन गया पलंग, एकदम आरामदायक। पर्यंक से पलंग, कमाल है। और अट्टालिका। अटालिका मतलब ऊंची छत। इतना लंबा शब्द था कि लोगों ने बीच के सारे भारी अक्षर काट दिए और ये सिकुड़कर छोटी सी अटारी बन गई। बहुत शानदार। ऐसे ही हमारी रसोई की हरिद्रा घिसकर हल्दी बन गई। और उष्ट्र, जिसमें वो डरावना श्ट्र था, वो सीधा ऊंट बन गया। और ध्यान दीजिए, ऊंट पर चंद्रबिंदु भी आ गया। अरे हाँ, हमारा ब्रह्मास्त्र वाला नियम। और भ्रमर, जिसमें दो दो र थे, वो उड़ता हुआ भौरा बन गया। इस पर भी चंद्रबिंदु है। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए ना, तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब डिक्शनरी रटने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बस ऑप्शंस देखकर लॉजिक लगाना है। हाँ, अगर जीभ को कसरत करनी पड़ रही है, क्ष, व, श या डरावनी मात्राएं हैं, तो समझ लीजिए कि वो कसी हुई शेरवानी वाला तत्सम है। और अगर बोलने में आसानी है, प्राकृतिक ध्वनियां हैं या चंद्रबिंदु दिख जाए, तो वो हमारा अपना देसी पजामा यानी तद्भव है। और पता है, ये ज्ञान सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं है। ये भी बताता है कि हमारी भाषा ने हजारों सालों में खुद को हमारे लिए कितना आरामदायक बनाया है। सही कहा। और इसी बात पर मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। कैसा विचार? हमने देखा कि कैसे सैकड़ों सालों में मुश्किल संस्कृत शब्द घिसकर आसान तद्भव बन गए। तो जरा सोचिए, आज के जो ये आसान तद्भव शब्द हैं, क्या आने वाले 100-200 सालों में ये भी घिसकर कुछ और बन जाएंगे? अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या आने वाली पीढ़ियां हमारे इन आज के आसान शब्दों को भी कठिन मानकर इनका कोई नया सुपर देसी शॉर्टकट निकाल लेंगी? ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल है। भाषा तो सच में एक बहती हुई नदी है। क्या पता कल को पलंग भी घिसकर कुछ नया ही बन जाए। बिल्कुल संभव है। इसी दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की अपनी ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, वो बस इस लॉजिक को याद रखें, भाषा के इस सफर पर सोचते रहिए।